वेलकम बैक टू अंकित क्लासरूम। यू ऑल आर हियर बिकॉज एवरी स्टूडेंट डिजर्व्स एन इजी लर्निंग। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 9th का चैप्टर 11 जिसका नाम है इंडियन जुडिशियरी। हमने ऑलरेडी बाकी सारे मेन इसका जो लास्ट पार्ट था चैप्टर 10 उसको कवर कर लिया है हमने। अभी यूट्यूब पे एक अलग पूरा एक ऑप्शन दिया गया है कोर्सेज करके, जहां पर पूरे स्टैंडर्ड 9th के जितने भी वीडियोस अभी तक अपलोड हुए वो सारे आपको एक साथ मिल जाएंगे। इसी के साथ ये चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 11 इंडियन जुडिशरी। We have studied in detail about the two organ of the government, the legislative and the executive. हमने बहुत ही डिटेल के अंदर 3 पार्ट्स के अंदर पूरा लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव कवर किया हुआ है जो इसके प्रीवियस चैप्टर 10 के अंदर इंक्लूड था। Now we shall study in detail about the third organ of the government, the judiciary, which is the independent, statutory and impartial organ of the government. अब हम इस चैप्टर के अंदर हमारे गवर्नमेंट का थर्ड ऑर्गन के बारे में देखेंगे जिसका नाम है इंडियन जुडिशरी। जुडिशरी यानी कि जो न्याय देती है, ये इकलौता ऐसा ऑर्गन है जो इंडिपेंडेंट ऑर्गन है, यानी कि ये किसी के कहने पे काम नहीं करता, इनको जो सही लगता है वही काम होता है। इम्पार्शियल ऑर्गन है यानी कि ये कभी भी पार्शियलिटी करते नहीं है। The Constitution of India provide for a systematic, organized and uniform judicial system throughout India. हमारे संविधान के अकॉर्डिंग एक सिस्टमैटिक, एक पूरी ऑर्गेनाइज और एक यूनिफॉर्म तरीके से, यानी कि किस तरीके से एक जुडिशरी सिस्टम होना चाहिए उस तरीके से एक पूरा सिस्टम हमारे संविधान के अंदर बताया गया है और वो इंडिया में फॉलो होता है। द इंडियन जुडिशरी सिस्टम इज इन द फॉर्म ऑफ पिरामिड हायरार्की। ठीक है, एक पिरामिड स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलता है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है जो ट्राइंगुलर फॉर्म में दिया हुआ है। पिरामिड हायरार्की यानी कि ऊपर उससे छोटा सबसे छोटा, इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। We have established a uniform judiciary and at the top most level there is the Supreme Court, which is the apex court of. At the middle level there are a high court, and under this judiciary there is a district court, and the district level and the taluka level there is a local and special court. Apart from this there are tribal courts and tribunals which are established to cater a various objective. अगर हम हमारी हायरार्की देखते हैं तो सबसे पहले आता है टॉप लेवल पर सुप्रीम कोर्ट, जिसको एपेक्स कोर्ट ऑफ नेशन भी बोला जाता है, यानी कि इंडिया की सबसे मेन और सबसे सुप्रीम कोर्ट, यानी हमारी दिल्ली में आई हुई सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद आती है हाई कोर्ट जो हर स्टेट की सबसे सुप्रीम होती है, यानी कि पूरे स्टेट की सबसे बड़ी जो कोर्ट होती है उसको हाई कोर्ट्स बोला जाता है। उसके अंदर ये ट्रिब्यूनल्स वगैरह इंक्लूड होता है। उसके बाद उससे नेक्स्ट लेवल पर आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और तालुका कोर्ट। हर एक डिस्ट्रिक्ट का अपनी एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, हर एक तालुका की अपनी एक तालुका कोर्ट होती है। और लास्ट आता है ट्रायल कोर्ट और स्पेशल कोर्ट, यानी कि जो स्पेशल कोर्ट, जैसे कंज्यूमर के लिए एक अलग स्पेशल कोर्ट होती है, लेबर्स के लिए एक अलग स्पेशल कोर्ट होती है, वुमेन्स के लिए एक स्पेशल कोर्ट होती है। ये सारी स्पेशल कोर्ट इसके भी नीचे आती है। वापिस अगर सबसे देखें तो सबसे टॉप लेवल पर आता है सुप्रीम कोर्ट, उससे छोटे लेवल पर आता है हाई कोर्ट, उससे छोटे लेवल पर आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तालुका कोर्ट, उससे सबसे लास्ट लेवल पर आता है ट्रायल कोर्ट और स्पेशल कोर्ट। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशरी। क्यों हमारे यहाँ पर जुडिशरी इंपॉर्टेंट है। A neutral and impartial judiciary is essential in a federal system for the protection and preservation of the right of the Indian citizen and to solve any incongruity between the center and the state or between one state and the other state. हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी होता है फेडरल सिस्टम के अंदर कि एक जो जुडिशरी है, यानी कि जो न्याय देने वाले लोग हैं, यानी न्याय देने वाला जो सिस्टम है वो इम्पार्शियल रहे, यानी कि वो किसी के भी फेवर में डिसीजन नहीं दे सकता है। वो सारे सबूत, गवाह, उन सारी चीजों को देखने के बाद डिसीजंस लेते हैं। और हमारे ह्यूमन इंडियन सिटीजन्स के जो राइट है, यानी कि राइट टू एक्ट हो गए या राइट टू फ्रीडम हो गया, राइट टू इक्वालिटी हो गया, जितने भी एक हक है जो हमको एज ए सिटीजन मिले, उन सबको प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने के लिए जुडिशरी की जरूरत पड़ती है। उसके अलावा कभी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तब भी जो जुडिशरी सिस्टम होता है वो उसका बात सुनता है और उन्हीं की सुलह करवाता है। उसके अलावा जब एक स्टेट और दूसरे स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, कोई बहस होती है, तो भी जुडिशरी सिस्टम ही उसको सॉल्व करवाता है। The judiciary is an important organ as to interpret constitutionally of any provision of any law so that the supremacy of the constitution prevails. ठीक है, जुडिशरी एक इतना इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पर ऑर्गन बोला जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी लॉज होते हैं, जितने भी प्रोविजंस होते हैं, उन सबको संभालने की पूरी जिम्मेदारी जुडिशरी सिस्टम की होती है।
In order that the legislature and the executive do not violate any of the constitutional limitation we require in a country, independent, firm, impartial and fearless judiciary which is a foundation of democracy. हमारे यहाँ पर लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जो लॉ इम्प्लीमेंट करवाते हैं, यानी कि जो लॉ बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव जो लॉ इम्प्लीमेंट करवाते हैं, वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होने चाहिए. अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है तो वो सारी चीजें जुडिशरी ध्यान रखता है कि इंडिपेंडेंट, फॉर्म, इम्पार्शियल और फियरलेस जुडिशरी हमारे डेमोक्रेसी में बहुत ज्यादा जरूरी है. क्यों? क्योंकि अगर डेमोक्रेसी किसी से नहीं डरती है, ठीक है, तो वो है जुडिशरी. जुडिशरी जो चाहे वो नियम को लागू करवा सकती है या उसको बंद करवा सकती है. और जब एक इंसान के साथ कुछ भी गलत होता है तो वो सबसे पहले जुडिशरी पे भरोसा करता है, जुडिशरी के पास जाता है और तब वो पूरा का पूरा अपना ट्रस्ट जुडिशरी पे देता है. तब उन्हें पूरी तरीके से इम्पार्शियल होकर डिसीजंस देने होते हैं. The objective of the constitution is to see that in the judiciary process there is a no flaw or delay and the citizen get quick, cheap and equal justice. हमारे डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, संविधान के अकॉर्डिंग ऐसा होता है कि जुडिशरी की प्रोसेस में डिले नहीं होना चाहिए. आज कोई न्याय मांगने गया है तो भाई उसको एक तो क्विक यानी जल्दी, चीप यानी सस्ता और इक्वल यानी कि उसको गलत फील नहीं होना चाहिए, उस तरीके का जस्टिस उसको मिलना चाहिए. In the presence of alert legislative and executive, the judiciary would always remain active, but many a times due to administrative inactiveness and irresponsibility of the executive and an authoritativeness of the legislative, impartial, cognizance, independent and fearless judiciary as on judicial inactiveness. ठीक है, हमारे यहाँ पर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव की प्रेजेंस में ऑलवेज जुडिशरी जो है वो एक्टिव रहती है, यानी कि जुडिशरी हमेशा काम करती है. बट कभी कभी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की इनएक्टिवनेस यानी कि वही काम नहीं करना चाहते हो और आगे कोई जो बोलते हैं ना कि जुडिशरी सिस्टम में आप देखते हो कोई केस होता है वो सालों तक चलता है. इसका रीजन क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम काम ही नहीं करना चाहता है. जब वो काम नहीं करना चाहता है तो ये जो जुडिशरी जो इंडिपेंडेंट है, जो किसी से डरती नहीं है, इसके डिसीजंस में डिले होने लगेगा और पूरा सिस्टम धीमे हो जाएगा, यानी कि स्लो वर्कआउट करेगा. यानी कि जब तक लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव इन पर प्रेशर नहीं बनाते, जुडिशरी एक एक्टिव फॉर्म में काम करता है. जैसे प्रेशर्स आने लगता है या जैसे इनके काम में डिले होने लगता है, वहां पर तो आपको जुडिशरी कम होते हुए दिखेगी. अब हम लोग एपेक्स कोर्ट के बारे में देखेंगे. एपेक्स कोर्ट यानी कि हमारे इंडिया की सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स ऑफ इंडियन जुडिशरी. इंडियन जुडिशरी का सबसे एपेक्स यानी कि सबसे बड़ा अगर कोई कोर्ट है तो वो है सुप्रीम कोर्ट. As per the Constitution of India, it is the topmost judicial organization. हमारे संविधान के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारा सबसे टॉप मोस्ट यानी कि सबसे ऊपर वाला जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन है. It is situated in the Delhi. All the civil and criminal courts of India have to work under the jurisdiction of Supreme Court. ये जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो दिल्ली में सिचुएट करती है. हमारे देश में जितनी भी क्रिमिनल कोर्ट होती है, सिविल कोर्ट्स होती है, वो सारी की सारी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग ही काम करती है. द सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 1 चीफ जस्टिस एंड 28 एडिशनल जजेस. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक चीफ जस्टिस होता है जिसके अंदर एडिशनल 28 जजेस आपको देखने को मिलेंगे, यानी टोटल 28 जजेस का पूरा पैनल बैठता है. द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. जो एक चीफ जस्टिस यानी एक जो चीफ जज होता है उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के. The number of judges in the Supreme Court is decided by the Parliament, but if the President feels that the workload of the Supreme Court is increased, then the President can appoint additional ad hoc judges to the Supreme Court as per the provision of the Constitution. सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितने जजेस होंगे ये सारे जो नंबर्स होते हैं वो पार्लियामेंट डिसाइड करती है. बट अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि नहीं बहुत ज्यादा काम आ चुका है सुप्रीम कोर्ट के पास, तो जो प्रेसिडेंट है वो एडॉक जजेस को अपॉइंट कर सकती है एडिशनल, कि जब तक आपके सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा काम है तब तक ये जजेस आपकी मदद करेंगे. ये सारी चीजें हमारे संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पहले से लिखी हुई है. द जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ सीनियोरिटी. सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए एक सीनियर एक्सपीरियंस चाहिए होता है. उनकी सीनियोरिटी देखने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज अपॉइंट किए जाते हैं. Except of the Chief Justice of the Supreme Court, all the other judges are appointed in the consultation with the Chief Justice as well as other senior judges. सबसे मेन जो एक जज है चीफ जस्टिस, ठीक है, वो जो है वो तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, बट बाकी सारे जो एडिशनल जजेस होते हैं वो सारे जो होते हैं वो चीफ जस्टिस के अकॉर्डिंग और बाकी सारे जो सीनियर जज होते हैं वो मिलके डिसाइड करते हैं कि बाकी कौन से जज सुप्रीम कोर्ट में रहेंगे. क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए?
पहला, अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। सेकेंड, शुड हैव प्रोवाइडेड अ सर्विस ऑफ एटलीस्ट 5 years एज अ जज इन एनी वन ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। और ठीक है, सेकेंड होता है कि कम से कम 5 साल तक इंडिया की कोई भी हाई कोर्ट के अंदर उन्हें 5 साल का जज का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और शुड हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 10 years एज एन एडवोकेट इन एनी ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। या फिर अगर 5 साल तक जज नहीं रहे तो कम से कम 10 साल तक उन्हें कोई भी हाई कोर्ट के एडवोकेट होने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड जज और अ फेमस जूरिस्ट एज पर द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग एक फेमस जज होने चाहिए, एक डिस्टिंग्विश्ड जज होने चाहिए, यानी कि जो जज में दम हो, ठीक है, जो जजमेंट अच्छे से देते हो वो जज होने चाहिए। फिफ्थ, शुड नॉट बी मोर देन 65 years ऑफ एज। ठीक है, जज की एज 65 से ज्यादा होनी चाहिए नहीं। थर्स द रिटायरमेंट एज इज 65 years फॉर द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी रिटायरमेंट की एज होती है 65 years। अब आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कैसा है सुप्रीम कोर्ट के जज का या सुप्रीम कोर्ट के अंदर? द रिटायरमेंट एज इज 65 years फॉर द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज के रिटायरमेंट एज होती है 65 years। However, the change in the age of retirement can be made by the parliament through framing a law। और ये जो एज है, ठीक है, इसको चेंज किया जा सकता है पार्लियामेंट के अंदर लॉ बनाने के बाद। कौन सी एज? रिटायरमेंट की एज। They cannot carry the practice of law in any of the Indian court, but they can provide their service in committees appointed to investigate into uncommon situations or events। एक बार रिटायरमेंट के बाद कोई भी जज जो होते हैं वो इंडिया की कोई भी कोर्ट के अंदर और कुछ काम नहीं कर सकते। बट हाँ, जब कोई ऐसे सिचुएशन आते हैं, ऐसे इवेंट आते हैं जिसको इन्वेस्टिगेट करना पड़े, तो उनके एक्सपीरियंस और उनकी सीनियरिटी के अकॉर्डिंग उनसे सलाह वगैरह मांगी जाती है। इफ इनकेपेबल टू कैरी आउट देयर ड्यूटीज बिफोर द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, then under such circumstances they can resign willingly from their post by tendering written resignation to the president। और अगर सुप्रीम कोर्ट के जज के रिटायरमेंट एज नहीं है, यानी कि वो 65 years के नहीं हुए, बट वो सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं रहना चाहते, वो काम छोड़ना चाहते हैं, तो वो जैसे चाहे वैसे रेजिग्नेशन लेटर, रिटर्न फॉर्म में रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट को देकर अपनी पोस्ट छोड़ सकते हैं। बट द जजेस कैन बी रिमूव फ्रॉम देयर पोस्ट एंड पावर इफ दे आर फाउंड टू बी गिल्टी एंड इनकैपेबिलिटी, मिसकंडक्ट ऑफ इनएफिशिएंसी। ठीक है, अगर जज के खिलाफ कोई भी ऐसी बात पता चलती है कि ये जो जज है वो गिल्टी है, यानी कि अच्छे से काम नहीं कर रहे, करप्ट है, इनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है जज बनने की, या ये कुछ गलत काम कर रहे हैं जो जज को नहीं करना चाहिए, तो उनको उनकी पोस्ट से निकाला भी जा सकता है। This removal is in accordance with the provisions of the constitution and is carried out through impeachment motion in parliament। ठीक है, ये जो रिमूवल का पूरा प्रोसेस होता है ये हमारे संविधान के अंदर पूरा बताया हुआ है कि कैसे जज अगर गिल्टी हो तो उसको निकाला जाएगा, और इस पूरी प्रोसेस को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला जाता है impeachment motion in parliament। The procedure for it is as follows: every house of parliament has to submit a memorandum having majority support to the president of the total number of the member, at least 2/3 number of the member present in the respective session। इसका भी एक प्रोसेस होता है हर एक घर में, यानी एवरी हाउस, कौन से घर? राज्यसभा और लोकसभा, उसके अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं उन्हें प्रेसिडेंट ने जो डिसीजन लिया है उसके ऊपर उनको मेजोरिटी सपोर्ट होना चाहिए, एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी का डिसीजन होने चाहिए, मेजोरिटी होनी चाहिए जो सेशंस के अंदर लोग मेंबर्स बैठे हुए हैं उसके अंदर। Based on the presentation by the order of the president, the judge can be removed from his post। और उसके बाद एक बार मेजोरिटी आ जाए उसके बाद प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज को निकाल सकते हैं। द पार्लियामेंट मॉनिटर द प्रेजेंटेशन ऑफ द मेमोरेंडम regarding the misbehavior of the judge and the conducting of the investigation as well as the conducting of proof for the same। पार्लियामेंट जो होती है वो पूरी चीज को मॉनिटर करती है कि कैसे जज ने क्या गलत काम किया, उसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन कमेटी बिठाई जाती है, उनके खिलाफ प्रूफ होने चाहिए, ये सारी चीज भी होनी चाहिए। The concerned judge is given the opportunity to present his narration in his self defense in the parliament। जो जज है जिसके खिलाफ ये सारी बातें चल रही होती है वो जज के पास पूरी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपने आपको बचाने के लिए पार्लियामेंट के अंदर सेल्फ डिफेंस के सामने बोल सकते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ सेक्रेटरी एंड लॉयल्टी टुवर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो ओथ लेते हैं कि हम जितने भी है लॉयल्टी रखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को, हम कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कभी कुछ नहीं करेंगे। टू द जजेस हु अपॉइंटेड टू द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज से ये सारे शपथ दिलवाई जाती है। प्रेसिडेंट उसमें शपथ दिलवाते हैं कि हम संविधान के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, हम सब कुछ इम्पार्शियल करेंगे और जो हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग है वही चीजें हम लोग करेंगे।
Before taking the charge of their post, the judge are required to take the oath in oral as well as sign the pledge. ये पूरी पोजीशन लेने से पहले, जज की पोजीशन लेने से पहले पहले उनको ओरली शपथ लेनी पड़ती है, बाद में उनको सेम रिटर्न शपथ के ऊपर सिग्नेचर करना पड़ता है. नेक्स्ट है द पावर एंड द जुडिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट के पास पावर कैसे और सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल सिस्टम कैसा है. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया possesses more power and has vast judicial in comparison to any other country of the world. सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत ज्यादा पावर है और सुप्रीम कोर्ट का जो जुडिशियल का तरीका है वो बाकी सबसे बहुत ज्यादा अलग और बहुत ज्यादा बड़ा है पूरी दुनिया की सारी कंट्रीज को अगर कंपेयर करें तो भी. This jurisdiction can be divided into original jurisdictions, appellate jurisdictions and advisory jurisdiction. ठीक है. अब जो सुप्रीम कोर्ट का जुडिशन है उसको तीन हिस्सों में बांटा गया है. पहला ओरिजिनल जुडिशन, सेकंड अपीलेट जुडिशन और थर्ड होता है एडवाइजरी जुडिशन. अब पहला देखते हैं ओरिजिनल जुडिशन. When a court has a power to directly give judgment after hearing a case, such a power is known as original jurisdiction, and the Supreme Court has the power to make decision regarding the case, which no other court has. ठीक है. अब देखो बाकी सारी कोर्ट के अंदर क्या होता है कि एक बार कोई केस आया, आपने उसकी हियरिंग की, यानी कि वो केस की सुनवाई हुई, उसके बाद आपको दूसरी डेट देनी ही पड़ती है कंपलसरी. आप एक ही बार में पूरा केस सुनकर जजमेंट नहीं दे सकते हो क्योंकि हर एक इंसान को इक्वल मौका मिलना चाहिए. बट सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुडिक्शन होता है. अब ओरिजिनल जुडिक्शन क्या होता है, यानी कि डायरेक्टली एक ही बार केस सुना और उसके बाद डायरेक्ट जजमेंट दे दिया. ये पावर सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास होती है, बाकी और कोई कोर्ट के पास ये पावर होती नहीं है. Under this jurisdiction, the following parties should be involved whose conflict are resolved by the Supreme Court. जो भी इस जुडिशन के अंदर वो दोनों पार्टीज या जितनी भी पार्टीज इंक्लूड होती है वो सारी प्रेजेंट होनी चाहिए जिनका ये पूरा केस होता है. पहला, it has the power to settle the dispute between the government of India and one or more state. सबसे पहला पावर होता है सुप्रीम कोर्ट के पास कि गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी बहस होती है, कोई भी झगड़ा होता है कोई और स्टेट के साथ या कोई दूसरे दो स्टेट का झगड़ा होता है या कोई बहस होती है, कोई काम को लेके प्रॉब्लम होती है, तो वो सारा सॉल्व कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करती है. सेकेंड, इट हैज द पावर ऑफ रिजॉल्विंग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, fight or conflict between the government of India and one or more states at the other side and one or more state other side. ठीक है. दूसरा पावर ये होता है कि अगर ओपिनियंस मैच नहीं होते, जैसे दो गवर्नमेंट अगर झगड़ रही है, ठीक है, या एक तरफ बहुत सारे स्टेट है, सपोज 3 स्टेट एक टीम में है, दूसरे 3 स्टेट दूसरी टीम में, और वो आपस में झगड़ रहे, तो ये सारा पूरा मैटर भी सुप्रीम कोर्ट ही सॉल्व करते हैं. थर्ड है, इट हैज कंप्लीट पावर टू गिव जजमेंट रिगार्डिंग फाइट्स और क्रूएल बिटवीन स्टेट एंड स्टेट्स. अगर सामने एक स्टेट है और बहुत सारे स्टेट्स उसके अगेंस्ट में, फॉर एग्जांपल एक तरफ गुजरात है और एक तरफ इंडिया के बाकी सारे स्टेट्स है, और वहां पर अगर कुछ फाइट और इन सारी चीजों की बातें चल रही है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ही सॉल्व करते हैं. फोर्थ है, द सुप्रीम कोर्ट हैज द राइट टू गिव जजमेंट कंसर्निंग एनी सेट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनली. सुप्रीम कोर्ट के पास ये पूरा राइट होता है कि अगर यूनियन गवर्नमेंट वगैरह जो होती है या कॉन्स्टिट्यूशनली के अकॉर्डिंग कुछ भी बातें करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होता है तो जजमेंट वहां पर आ सकता है कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम कर रही है, तो आप इस पर एक्शन लीजिए. फिफ्थ होता है, इट हैज द पावर टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया. मोरओवर इट इज एम्पावर्ड टू इशू ऑफ हेबियस कॉर्पस मेडियंस और ऑर्डर ऑफ प्रोहिबिशन. ठीक है. अगर बात करते हैं फिफ्थ पावर की, तो हमारे इंडिया के सारे जो फंडामेंटल राइट होते हैं सिटीजन्स के, वो सारे प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करवाने का पावर होता है सुप्रीम कोर्ट के पास. उसके अलावा जितने भी अगर ऐसा ऑर्डर आता है जो हमारे खिलाफ होता है तो उसको प्रोहिबिट करवाने का, यानी कि वो ऑर्डर को कैंसिल करवाने का, वो ऑर्डर को हटाने का काम भी सुप्रीम कोर्ट करती है, और ये पावर भी सुप्रीम कोर्ट के पास ही होता है. It is not in the jurisdiction of the Supreme Court to settle dispute related to distribution of river water between state and states, states and state, state and states and states and states. ठीक है. हमारे यहाँ पर जितना भी अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट के जुडिशन में, तो ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं आता है कि वो रिवर वाटर को लेके कोई भी जो डिस्प्यूट होता है वो सॉल्व करे. अब यहाँ पे 4 चीज दी हुई है. पहला है स्टेट एंड स्टेट, यानी कि दो स्टेट के बीच में बहस हो रही है. स्टेट्स एंड स्टेट, यानी एक तरफ एक ही स्टेट है, एक तरफ बहुत सारे स्टेट्स है. स्टेट एंड स्टेट्स, यानी एक तरफ एक स्टेट है, दूसरी तरफ बहुत सारे स्टेट्स है. और स्टेट्स एंड स्टेट्स, यानी कि एक तरफ बहुत सारे स्टेट्स है, दूसरी तरफ भी बहुत सारे स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे. ये वाटर रिलेटेड या ये रिवर रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है वो सुप्रीम कोर्ट सॉल्व नहीं करती. A separate water tribunal given judgment. The judgment of the Supreme Court is final and it cannot be challenged anywhere. They have to be respected by all. और ये हमारे संविधान में नहीं लिखा हुआ है, इसलिए एक वाटर ट्रिब्यूनल करके एक अलग जजमेंट सिस्टम आती है जो सुप्रीम कोर्ट ही परफॉर्म करती है.
अगर इसके तहत वो कोई भी डिसीजन देते हैं रिवर वाटर को लेके, तो वो कोई भी उसको अपोज नहीं कर सकता है, वो फाइनल माना जाता है और वो सबको उसकी बात माननी पड़ती है। सेकेंड है एपलेट जुडिक्शन। थ्री टाइप्स ऑफ अपील्स कैन बी मेड इन सुप्रीम कोर्ट अंडर द एपलेट जुडिशन। एपलेट जुडिशन के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में तीन तरह के एपलेट जुडिशन के सामने आप अपील कर सकते हो। पहला आता है केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, यानी कि संविधान के खिलाफ कुछ हुआ है, संविधान के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें नहीं हुई है, वो पहला केस होता है। सेकंड, अपील अगेंस्ट द सिविल केस। सिविल केस यानी कि प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई केस है, फ्रॉड के रिलेटेड कोई केस है जिसके अंदर पैसा वगैरह इंक्लूड होता है, वो सारे सिविल केस होते हैं। थर्ड होता है अपील अगेंस्ट क्रिमिनल केस। क्रिमिनल केस के सामने भी आप अपील कर सकते हो, जैसे कि मर्डर हो गया, रॉबरी हो गया, रेप केसेस हो गया, ये सारी जो क्रिमिनल है, जो क्राइम है, जहां पर पैसा इंक्लूड नहीं हुआ है बट किसी की जान गई है, किसी के साथ नॉन वायलेंस हुआ है, ये सारी चीजें भी आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। यानी कि तीन तरीके के केस आप अपील कर सकते हो। सिविल केस यानी प्रॉपर्टी रिलेटेड, पैसे रिलेटेड केस, क्रिमिनल यानी जो क्राइम हुआ है उसके खिलाफ, और थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन यानी संविधान के खिलाफ कुछ हुआ है, तो आप तीनों तरीके के यानी ओवरऑल सारे तरीके के केस आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। फर्स्ट, any person can approach a Supreme Court against the judgment, order or right given by the High Court or any case only if a certificate is issued by the High Court along with the judgment that the case involves any matter pertaining to the Constitution which has been falsely interpreted or contain any important questions of law, and hence the petitioner can appeal in the Supreme Court for the same. कोई भी इंसान जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के सामने कैसे केस ला सकता है, तो पहले तो उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए हाई कोर्ट का कि भाई ये सुनवाई हाई कोर्ट में भी हुई थी बट हाई कोर्ट के डिसीजन से हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है, हमारे संविधान के खिलाफ मेरे को जजमेंट नहीं मिला है और मेरे साथ जो हुआ है वो अभी भी अन्याय हुआ है, न्याय मुझे नहीं मिला है। तो उसके बाद वो हाई कोर्ट से सर्टिफिकेट इश्यू करवाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर अपील कर सकते हैं। If any such certification is not given by the High Court and if the petitioner approaches the Supreme Court, then in such circumstance, if the Supreme Court finds that the constitutional right is violated, then it can accept the petitioner appeal. अब अगर जो पिटिशनर यानी कि जिसके साथ गलत हुआ है उसके पास हाई कोर्ट का कोई सर्टिफिकेट नहीं है बट फिर भी वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है और सुप्रीम कोर्ट को अगर ऐसा लगता है कि हाँ ये जो बंदा बोल रहा है ये सही बोल रहा है, इसके साथ कुछ तो ऐसा हुआ है जो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो बिना सर्टिफिकेट के भी सुप्रीम कोर्ट उसके जो सुनवाई है वो करेंगे। But if any of the circumstance, only the petitioner who is a party in the working of High Court can approach the Supreme Court only under the reason that a false judgment is issued by the High Court or any other court. But ये तभी हो सकता है जब पिटिशनर को ऐसा लगे कि हाई कोर्ट ने मेरे साथ सही से सॉल्व नहीं किया इशू, मुझे न्याय नहीं मिला और हाई कोर्ट ने मेरे साथ गलत किया है, तब ही जाके वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील कर सकते हैं। सेकेंड, in case of civil case, if the High Court certifies that the case involves important questions of interpretations of law and that the case holds general importance and it is necessary that the Supreme Court decides, then an appeal can be made in Supreme Court. अब अगर बात करते हैं सिविल केसेस की, तो सेम सिविल केस में भी हाई कोर्ट अगर एक सर्टिफिकेट इशू करती है कि ये जो मैटर है ये बहुत ज्यादा बड़ा मैटर है, जो शायद सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर डिसीजंस लेने चाहिए, बहुत ज्यादा और इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, ये कहीं नेशनल लेवल का फ्रॉड हुआ है, तो उस लेवल पर हाई कोर्ट सर्टिफिकेट इशू करके सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस भेजते हैं। जजमेंट ऑफ एनी सिविल केस इन्वॉल्विंग अ सम ऑफ ₹1 लाख और मोर देन चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट। सिविल केस के अंदर 1 लाख या उससे ज्यादा का कोई भी केस होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो। थर्ड, इन केस ऑफ क्रिमिनल केस, इफ एनी लोअर कोर्ट हैज एक्विटेड द क्रिमिनल फॉर्म a capital punishment and in that case the high court has given capital punishment to the criminal, then in such circumstance can appeal be made in supreme court. अब अगर बात करते हैं कि क्रिमिनल केस में क्या होता है, क्राइम किया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस गया, उन्होंने कोई कैपिटल पनिशमेंट दे दी कि भाई आप 10,000 दो और आप छूट जाओ। हाई कोर्ट में केस गया, हाई कोर्ट वालों ने भी बोला कैपिटल पनिशमेंट दे दो और आप छूट जाओ। कैपिटल पनिशमेंट यानी कि कुछ फाइन भरो और आप चले जाओ। ऐसे सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट में आप अपील कर सकते हो क्योंकि क्रिमिनल केस हुआ है, किसी की जान गई, आप उसमें पैसे लेके छोड़ दो, ये सही बात नहीं है, एक सही से न्याय मिलना चाहिए, तो उस केस में आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। द सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू इट्स ओन जजमेंट्स, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सारे जजमेंट्स को रिव्यू करेगी कि कहाँ गलती हुई है, कहाँ सही हुआ है। इट कैन ट्रांसफर केसेस दैट आर गोइंग ऑन अदर कोर्ट्स टू द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस ट्रांसफर भी हो सकता है, ठीक है, अगर
हाई कोर्ट को लगता है कि बहुत बड़ा क्रिमिनल केस है तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, बट अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये जो मैटर है ये हाई कोर्ट को ही सॉल्व करना चाहिए तो वो वापस केस को ट्रांसफर कर सकते हैं हाई कोर्ट के अंदर। द पार्लियामेंट कैन इंक्रीज द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बाय फ्रेमिंग एक्ट। पार्लियामेंट और भी सुप्रीम कोर्ट की पावर बढ़ा सकते हैं अलग अलग लॉ को फ्रेम करने के बाद। थर्ड आता है एडवाइजरी जुडिशियल। If the president feels that any particular matter or question hold important from the point of view of public welfare, then the president create a council of the Supreme Court by sending the matter of question to the Supreme Court for consideration. अब बात करते हैं प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट के पास कुछ ऐसा मैटर आता है या ऐसा कोई सवाल आता है जिसका जवाब प्रेसिडेंट के पास होता है, बट उन्हें ऐसी सलाह मशवरे की जरूरत होती है कि हमें एक सलाह चाहिए। तो प्रेसिडेंट को जब किसी की एडवाइस चाहिए होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मैटर डालते हैं कि इसके ऊपर एडवाइस जरूरत है। अंडर दिस प्रोविजन द प्रेसिडेंट कैन अवेल काउंसिल फॉर द सुप्रीम कोर्ट इन द क्वेश्चन पर्टेनिंग टू लॉ, रियलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन और रिवेल्वेस ऑफ एनी बिल। ठीक है, इस मैटर में प्रेसिडेंट कोई भी बारे में, लॉ के बारे में बात कर सकते हैं, रियलिटी के बारे में बात करते हैं, संविधान के इंटरप्रिटेशन के बारे में बात कर सकते हैं, कोई भी बिल यानी कि जो लॉ बनने वाला है उसके बारे में अगर डिस्कस करना हो या एडवाइस लेनी हो तो भी सुप्रीम कोर्ट से बात कर सकते हैं। But if the Supreme Court find it unnecessary to consider or give opinion on the same matter, it can send it back to the president. अगर प्रेसिडेंट ने कोई मैटर भेजा कि मुझे इस पर कोई एडवाइस चाहिए या मुझे इस पर कोई बात करनी है, बट सुप्रीम कोर्ट को अगर ऐसा लगता है कि इस पे कोई बात करने जैसा नहीं है, ये कोई मैटर इतना बड़ा नहीं है, तो वो वापिस प्रेसिडेंट को भेज सकते हैं कि यहाँ पर इतना कोई इंपॉर्टेंट मैटर नहीं है। And it is not mandatory for the president to follow the advice or counsel given by the Supreme Court. और सुप्रीम कोर्ट ने अगर बात हुई, प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट की कोई बात हुई, एडवाइस हुई और सुप्रीम कोर्ट ने जो एडवाइस दी, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है वो प्रेसिडेंट मानेंगे ही मानेंगे। मैंडेटरी नहीं होता है, एक एडवाइस होती है, प्रेसिडेंट को मानना न मानना उनके ऊपर होता है। फोर्थ है अदर पावर। और सुप्रीम कोर्ट हैज अ पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट और डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो खुद के जजमेंट को भी रिव्यू कर सकते हैं। अब ये पावर का एकदम लेटेस्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे अरावली रीजन। अभी जो अरावली को काटने की बात हुई थी, माइनिंग हुई थी कि भाई 100 मीटर के नीचे का पूरा जो हिस्सा होगा वो अरावली नहीं माना जाएगा, तो ये डिसीजन पहले किसने दिया था? सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। बट जब बहुत ज्यादा अपोजिशन हुआ कि ये बहुत गलत चीज है, ये नेचर के लिए अच्छा नहीं है, एनवायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है, राजस्थान गुजरात जैसे स्टेट्स के लिए अच्छा नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? अपने ही जजमेंट को रिव्यू करके वापस बोला कि हाँ, अब अरावली को पूरा अरावली ही माना जाएगा, वहां पर कोई भी माइनिंग नहीं होगी। तो ये पे क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने खुद के जजमेंट को रिव्यू किया और उसके डिसीजंस में चेंजेस उन्होंने लाए। द सुप्रीम कोर्ट कैन पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कि कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, यानी कोर्ट के अंदर कोई बदतमीजी करता है या कोई गलत बिहेव करता है तो उन्हें सजा दे सकते हैं। Supreme Court has a power to nullify any steps law taken by the executive if it violates the constitution. लेजिस्लेटिव ने कोई लॉ बनाया, एग्जीक्यूटिव वालों ने वो लॉ को इम्प्लीमेंट भी करवा दिया, पर अगर संविधान को लगता है यानी कि संविधान के अकॉर्डिंग वो लॉ सही नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? वो पूरे के पूरे लॉ को न्यूलिफाई कर देगा, यानी कि वो लॉ को रद्द कर सकते हैं। This right has been given back to the president in the constitution under the provision of right to constitutional remedies. ये पूरे जो लॉ है प्रेसिडेंट को मिला हुआ है और ये पूरी चीजें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंदर लिखी हुई है। सुप्रीम कोर्ट इज थस द गार्डियन एंड द सेवियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को सारे सिटीजन यानी इंडिया में रहने वाले लोग और हमारे संविधान का पालनहार और गार्डियन बोला जाता है। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होल्ड एन evidential value and when any record from the court are presented no objection can be taken against it. कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है? ये एविडेंशनल वैल्यू होता है, यानी कि जो एविडेंस इकट्ठा होते हैं इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे, ये सारी चीजें एक जगह पर रखी जाती है कि जब कोर्ट मांगे तब इन्हें पेश करना होगा। The judgment and decision of the Supreme Court are considered as permanent document and all are bound to accept it. ठीक है, अब जब सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट कोई जजमेंट देती है ना, तो उसकी हर एक चीज को रिकॉर्ड किया जाता है। आप देखते हो, आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, एक टाइपराइटर होता है जो कोर्ट में हर एक बात को टाइप करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजों को एक स्टोर किया जाता है, क्योंकि भविष्य में यानी फ्यूचर में कब ऐसी सेम केस आ सकता है कि कोई एक मर्डर मिस्ट्री है जो पहले भी आई हुई है और इसी सेम मर्डर मिस्ट्री है, तो वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड देख के समझ सकते हैं कि किस तरीके से जजमेंट दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से जजमेंट दिया था। ये सारी चीजें कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो होती है वो हेल्पफुल होती है हाई कोर्ट्स को, सुप्रीम कोर्ट को खुद को, या फिर बाकी सारी जो छोटी कोर्ट्स होती है उनको।
They are uses as reference by the subordinate court while giving judgment and decision. ये एज अ रेफरेंस यूज करते हैं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अगर इस तरीके से दिया था तो शायद हमें भी इस तरीके से डिसीजंस देने होंगे. एनी कोर्ट शोइंग इट्स कंटेम्प्ट और डिसअप्रूवल कैन बी पनिश्ड. और इसके खिलाफ अगर कोई भी कुछ बोलता है तो उसको पनिशमेंट दी जाती है. अब हम बात करते हैं हाई कोर्ट के बारे में. One of the key position in the continuous hierarchical pyramid of Indian judiciary is occupied at the state level by the High Court. अगर हम पिरामिड को देखें तो सबसे पहले था सुप्रीम कोर्ट, उसके सेकंड नंबर पर आता है हाई कोर्ट. हाई कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट एट द स्टेट लेवल. स्टेट लेवल की सबसे बड़ी जो कोर्ट होती है वो हाई कोर्ट होती है, इसलिए स्टेट लेवल की एपेक्स कोर्ट कौन सी होती है? हाई कोर्ट. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड वन हाई कोर्ट फॉर एवरी स्टेट. ठीक है, हमारे संविधान के अकॉर्डिंग हर एक स्टेट के पास एक हाई कोर्ट होनी चाहिए. द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू फॉर्म वन हाई कोर्ट फॉर टू और मोर स्टेट. बट प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि एक और दो तीन स्टेट की एक हाई कोर्ट भी हो सकती है. इन इंडिया देयर इज अ वन कॉमन हाई कोर्ट फॉर द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड चंडीगढ़. जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ इन तीनों स्टेट की एक ही हाई कोर्ट है. सिमिलरली अंडर द जुडिशियल ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ आसाम फॉल्स द स्टेट्स ऑफ मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश. हमारे सेवन सिस्टर की भी एक ही हाई कोर्ट है. फॉर्मेशन देखते हैं हाई कोर्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है. द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द गवर्नर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट. हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होती है यानी कि हाई कोर्ट के जो चीफ जज होंगे उसको कैसे अपॉइंट किया जाता है? तो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के मेन जज के साथ और वो पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर के साथ मिलकर डिसाइड करते हैं कि कौन हाई कोर्ट का मेन जज होंगे. कौन? तीन लोग, प्रेसिडेंट, स्टेट के रिस्पेक्टिव गवर्नर और सुप्रीम कोर्ट के जो मेन जज होते हैं चीफ जज, वो तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं. द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज कंसल्ट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जज ऑफ द हाई कोर्ट. ठीक है, और उसके अलावा जो बाकी सारे जो जजेस होते हैं हाई कोर्ट के वो सारे चीफ जज के साथ मिलकर डिसाइड किया जाता है. अ प्रेसिडेंट इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर. हेंस ओनली प्रेसिडेंट अपॉइंट अ चीफ जस्टिस ओनली आफ्टर डिस्कशन एंड कंसल्ट विद द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट मिनिस्टर. अब जितनी भी चीजें होती है प्रेसिडेंट कोई भी चीफ जस्टिस अगर अब जो प्रेसिडेंट है वो कोई भी चीफ जस्टिस जब डिसाइड करते हैं तो उससे पहले कैबिनेट मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के साथ बातचीत करके कंसल्ट करने के बाद ही अपॉइंट कर सकते हैं. द एज लिमिट ऑफ जज ऑफ द हाई कोर्ट इज 62 ईयर्स. हाई कोर्ट के जो जज की लिमिट होती है वो 62 ईयर्स की होती है. दे कैन टेंडर रेजिग्नेशन एड्रेस टू द प्रेसिडेंट. ठीक है, अगर उन्हें रिजाइन करना है उनकी रिटायरमेंट से पहले तो वो प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन लेटर दे सकते हैं. The president can remove any of the judge of the High Court through the process of impeachment carried out in the parliament and on providing the charge of misconduct or malpractice of the judges. सेम जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को निकाल सकते थे वैसे हाई कोर्ट के जज को भी निकाल सकते हैं. अगर वो गिल्टी प्रूव होते हैं, कुछ गलत करते हुए दिखते हैं तो इम्पीचमेंट की प्रोसेस के अकॉर्डिंग उनको निकाल सकते हैं. द जज ऑफ द हाई कोर्ट कैन बी ट्रांसफर्ड एनीवेयर इन इंडिया. और जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनका ट्रांसफर इंडिया की कोई भी हाई कोर्ट में हो सकता है. अगर गुजरात हाई कोर्ट के जो कोई जज होंगे तो उनका ट्रांसफर में भी पंजाब में भी हो सकता है, मे बी महाराष्ट्र में भी हो सकता है, कहीं भी ट्रांसफर हो सकता है. द नंबर ऑफ जजेस इज नॉट द सेम इन ऑल द हाई कोर्ट ऑफ द इंडिया. इंडिया की हर हाई कोर्ट के अंदर सारे जज का नंबर सेम नहीं होता है. गुजरात के अंदर में भी कम होगा, महाराष्ट्र के अंदर में भी ज्यादा होगा, वहीं पे सेवन सिस्टर के हाई कोर्ट में और भी ज्यादा होंगे. इस तरीके से अलग अलग हाई कोर्ट में अलग अलग नंबर ऑफ जजेस होते हैं. If the president feels that the workload of the High Court has increased, then he appoint ad hoc in charge judges of the High Court for a period of 2 years. प्रेसिडेंट को अगर लगता है कि कोई हाई कोर्ट का काम बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो वो एड हॉक जजेस को ऐड कर सकते हैं 2 साल के लिए. All the work of the Supreme Court and the High Court is carried out in English language, but if any legislative assembly of any state passes a resolution that the work of the High Court or related state be carried out in the language of the state, then the work of the High Court of the state can function in language of the state. तो हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर जितने भी काम होते हैं वो सारे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर होते हैं. बट कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि कोई भी पर्टिकुलर स्टेट का जो विधानसभा है उसके अंदर ऐसा लॉ पास होता है कि हमारे यहाँ के जो हाई कोर्ट है उनका जो काम है वो हमारी खुद की लैंग्वेज में होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल गुजरात की विधानसभा में ऐसा एक्ट पास होता है कि यहाँ पर गुजराती लैंग्वेज में ही काम होना चाहिए. तो वहां के जो हाई कोर्ट होते हैं वहां के जो काम होते हैं वो उनकी खुद की लैंग्वेज में होते हैं. जैसे कि गुजरात हाई कोर्ट होगी तो वो गुजराती के अंदर काम करेंगे, बट मैंडेटरी या हमारा फॉर्मल जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश लैंग्वेज ही है. क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं. एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द पर्सन एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड टू द हाई कोर्ट
उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए, यानी कि हाई कोर्ट के जज बनने के लिए हमारे संविधान के अकॉर्डिंग क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। पहला, शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। सेकंड, should have served for a minimum period of 10 year or any of the judicial post in the lower court of Indian state। 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इंडिया की कोई भी छोटी कोर्ट के अंदर जज का, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर या तालुका कोर्ट के अंदर या स्पेशल कोर्ट के अंदर, कहीं पर भी 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ जज। शुड हैव एटलीस्ट 10 ईयर ऑफ प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट इन द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर 10 साल एडवोकेट यानी वकील होने का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। फोर्थ, शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड जर्नलिस्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट और फेमस लॉ मेकर एज पर द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग वो एक फेमस लॉ मेकर होने चाहिए, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट होने चाहिए, उनको सारी चीजें पता होनी चाहिए हमारे संविधान के बारे में, या एक ऐसे जज होने चाहिए जिनके फेमस होते हैं सारे डिसीजंस। शुड बी बिलो 62 ईयर्स ऑफ एज, 62 ईयर से कम उनकी एज होनी चाहिए। द जज ऑफ द हाई कोर्ट हैज टेकन ओथ of secretary in front of the governor of the state or any person appointed by the governor and sign the corresponding pledge। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज प्लेज लेते थे, ओथ लेते थे, शपथ लेते थे, वैसे ही हाई कोर्ट के जज भी शपथ लेते हैं कि हम सारा काम संविधान के अकॉर्डिंग करेंगे और न्याय पूर्ति करेंगे, किसी के भी फेवर में देंगे नहीं, मतलब कोई गलत इंसान के फेवर में देंगे नहीं। और ये शपथ किसके अंडर में ली जाती है? गवर्नर के अंडर, और यही सेम शपथ के ऊपर सिग्नेचर भी की जाती है। द जुडिशियन ऑफ द हाई कोर्ट, द पावर एंड फंक्शन ऑफ द हाई कोर्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 3 जुडिशियंस। हाई कोर्ट के जो पावर और फंक्शन है वो 3 तरीके के जुडिशियंस के अंदर बांटे हुए है। पहला है ओरिजिनल जुडिक्शन। अंडर द ओरिजिनल जुडिक्शन द हाई कोर्ट इज एम्पावर्ड टू इशू डायरेक्शन, ऑर्डर्स और राइट्स इंक्लूडिंग राइट्स इन नेचर ऑफ हैबिट्स, कॉरप्ट्स और टू एनी पर्सन, अथॉरिटी एंड एनी गवर्नमेंट इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन। ओरिजिनल जुडिशियन के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट कुछ भी इशू कर सकते हैं, डायरेक्शन हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है, या फिर कोई पनिशमेंट हो सकती है अगर किसी ने भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को वायोलेट किया है, या फिर हमारे जो फंडामेंटल सिटीजन के जो हक है, राइट्स है, उसको वायोलेट किया है, तो ओरिजिनल जुडिशियन के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट उन पर या तो डायरेक्शन देंगे कि आपने गलत किया, या ऑर्डर कोई जाहिर करेंगे कि ये नहीं होना चाहिए, या ये अभी नए लॉ होने चाहिए, या फिर डायरेक्ट कोई पनिशमेंट भी दे सकते हैं। The High Court has the authority in the case related to companies, marriage, divorce and alimony। ठीक है, हाई कोर्ट जो है उनके पास अथॉरिटी होती है कि कोई भी कंपनीज के, कोई भी शादी को लेके, डिवोर्स को लेके, एलिमनी यानी कि डिवोर्स के बाद जो पैसे देने होते हैं, वो सारे चीजों के अंदर, मैटर के अंदर डायरेक्ट केस आप दे सकते हो, जजमेंट। The case of contempt of court, land revenue and imbursement, land reforms and return can also be carried out in the high court। हाई कोर्ट के अंदर contempt of court यानी कोर्ट के अंदर मिसबिहेवियर का केस, लैंड को लेके जो रेवेन्यू का प्रॉब्लम होता है वो, लैंड रिफॉर्म्स को लेके, रिटर्न को लेके, इन सारी चीजों को अगर कोई भी केस होता है तो वो हाई कोर्ट के अंदर परफॉर्म हो सकता है। All right petitions challenging the judgment given by lower court of the civil and the criminal court can be made in the high court। एक जो पिटिशनर है जिसके साथ गलत हुआ है, उसने कोई भी नीचे की कोर्ट में यानी कि तालुका कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, कहीं पर भी इसको जजमेंट मिला था क्रिमिनल केस को लेके या फिर सिविल केस को लेके, बट वो उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो वो हाई कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। दिस पिटिशन चैलेंजिंग द प्रोविजन प्रोवाइड इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं ये हमारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर चैलेंज की जाती है, जब पहले पूछा जाता है कि आप यहाँ पर कैसे आए, पहले क्या डिसीजंस दिए गए थे, क्या सारे जजमेंट आए थे, वो सारी चीजों को सर्वे किया जाता है। सेकंड आता है एपलेट जुडिक्शन। अंडर द एपलेट जुडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट द कोर्ट हियर्स द पिटिशन अगेंस्ट द सिविल एंड द क्रिमिनल केसेस। एपलेट जुडिक्शन के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट के अंदर सिविल केस और क्रिमिनल केस दोनों केस की सुनवाई होती है। एनी पिटिशन चैलेंजिंग द जजमेंट ऑफ द लोअर कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल कैन बी मेड इन द हाई कोर्ट। अगर कोई भी पिटिशनर है जिसको उसके नीचे की कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या कोई भी और कोर्ट से उनको सही से डिसीजन नहीं मिला, तो वो हाई कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। इन केस अ सेशन कोर्ट हैज इशूड any judgment punishing the accused of more than 4 years, then the petitioner can challenging the judgment in the high court। अगर सेशन कोर्ट के अंदर किसी को भी 4 साल से ज्यादा की सजा दी जाती है तो वो हाई कोर्ट में जाके उसको अपील कर सकते हैं। If any accused is given a capital punishment by the session court in case of murder for which a lesser punishment is issued by the lower court, then the such condition of the judgment can be challenged in the high court। अब किसी ने मर्डर कर दिया और वहां पर तुमने उसको बोला कि भाई ये 10,000 का फाइन भरो और आप छूटे, तो वो भी केस हाई कोर्ट में जाएगा कि भाई मर्डर किया है तो आप ऐसे कैसे इतनी कम पनिशमेंट दे सकते हो। The petitioner who is unsatisfied with the judgment of tribunal can also approach high court।
ट्रिब्यूनल कोर्ट से अगर किसी को सेटिस्फेक्शन जवाब नहीं मिला, सेटिस्फेक्शन जजमेंट नहीं मिला, तो वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं। द हाई कोर्ट हैज द पावर टू डिसाइड अपॉन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर्टेनिंग टू लॉ इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। हाई कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस के बारे में, लॉ के बारे में इंक्लूड हो सकते हैं उस लॉ के अंदर, उस पर्टिकुलर स्टेट के, जहां पर उनको लगता है कि संविधान के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। थर्ड होता है एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिक्शन। ईच हाई कोर्ट हैज द अथॉरिटी एंड पावर टू सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स ऑफ द स्टेट ऑफ इट्स रीजन। हाई कोर्ट के पास ये पूरा पावर होता है कि उसके अंडर में जितनी भी कोर्ट्स आती है, हाई कोर्ट के अंदर कौन सी कोर्ट्स आएगी, उस पर्टिकुलर स्टेट की जितनी भी छोटी कोर्ट्स होती है वो सारी हाई कोर्ट के अंदर आती है। तो वो सारी चीजें देख सकते हैं कि ये जो नीचे की जितनी भी कोर्ट्स है वो किस तरीके से काम कर रही है, किस स्पीड पे काम कर रही है, क्या सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। इफ द हाई कोर्ट फील्स इट इज नेसेसरी दैट इट कैन आस्क case paper for the subordinate court and then carry out the case proceeding. The court can frame general laws to control the procedure and functioning of the court under its power. ठीक है, हाई कोर्ट को अगर लगता है, ये नेसेसरी लगता है कि मुझे सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट के केस पेपर्स देखने होंगे, तो वो उनसे मंगा सकते हैं। उसके अलावा कोई नए लॉ की जरूरत पड़ती है अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए, तो वो नए लॉ भी बना सकते हैं। The High Court can decide criteria and tabular form of various type of fees. ठीक है, जो अलग अलग टाइप की फीस होती है उसका पूरा टेबुलर और उसका पूरा स्ट्रक्चर हाई कोर्ट डिसाइड कर सकते हैं। ऑल दिस प्रोविजन शुड बी अकॉर्ड इन हार्मोनी विद द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये सारी चीजें जो भी हाई कोर्ट करे वो हमारे संविधान के साथ लिंक होनी चाहिए, यानी संविधान के खिलाफ या उससे बाहर का कुछ भी होना चाहिए नहीं। द हाई कोर्ट कैन गाइड एंड डायरेक्ट द सबऑर्डिनेट कोर्ट इन द मैटर ऑफ मेंटेनिंग रिकॉर्ड एंड एंट्रीज। रिकॉर्ड और एंट्रीज को किस तरीके से मेंटेन करना है, ये सारी चीजों को सलाह देना या उनको गाइड करने का काम हाई कोर्ट का होता है। कौन सी कोर्ट्स को? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को। द हाई कोर्ट ऑक्यूपाइज द प्लेस एज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, हाई कोर्ट भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स रखती है जो बाकी सारी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को मददरूप होती है। द हाई कोर्ट पब्लिश इट्स जजमेंट डिसीजन इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। हाई कोर्ट ने क्या जजमेंट लिया है उसको एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में वो लोग पब्लिश करवाते हैं। These judgments and decisions are binding and final, for they can use this court decision and judgment as reference while taking decision as various case in future. ये सारी चीजों को बाइंडिंग करके पूरा फाइनल तरीके से प्रेजेंट किया जाता है और रखा जाता है। क्यों? कि फ्यूचर में ऐसा कोई सिमिलर केस आता है तो वो तुम एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हो। The lawyer use they published judgment and decisions as ciations while pleading their cases. ठीक है, लॉयर्स भी इस चीजों को पढ़ते हैं कि सामने उस टाइम पे उन लॉयर्स ने कैसे दलील पेश की थी, वो दलील इस टाइम पे मेरे एज अ रेफरेंस में यूज कर सकता हूँ। द कोर्ट हैज द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कोर्ट के अंदर कोई भी मिसबिहेव करता है, बदतमीजी करता है, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अकॉर्डिंग उनको पनिशमेंट भी मिल सकती है। द हाई कोर्ट ऑफ गुजरात इज लोकेटेड ऑन द सरखेज गांधीनगर हाईवे 16 अहमदाबाद। गुजरात की हाई कोर्ट कहाँ पर सिचुएट करती है? तो सरखेज गांधीनगर जो हाईवे है वहां पर सिचुएट करती है। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है सबऑर्डिनेट कोर्ट। अंडर द गाइडेंस एंड सुपरविजन ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ एनी स्टेट देयर आर डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट, पोटा कोर्ट, ट्रिब्यूनल एंड सर्टेन स्पेशल कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग कोर्ट्स होती है सबऑर्डिनेट कोर्ट के नाम पर। जो गाइडेंस और सुपरवाइजन कौन करता है? हाई कोर्ट। कैसी कोर्ट? जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, तालुका कोर्ट होती है, फास्ट ट्रैक कोर्ट होती है, पोटा कोर्ट होती है, ट्रिब्यूनल कोर्ट होती है और अलग अलग स्पेशल कोर्ट्स भी देखने को मिलती है। Each state is divided into an administrative unit called district, consisting of a civil court, criminal court and revenue court. ठीक है, हर एक स्टेट के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव इस तरीके से डिवाइड होता है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3 तरह की अलग कोर्ट देखने को मिलती है, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट और रेवेन्यू कोर्ट। सिविल कोर्ट के अंदर जो हम सिविल रिलेटेड मनी रिलेटेड केस होते हैं वो जाता है, क्रिमिनल के अंदर क्राइम रिलेटेड जाता है, रेवेन्यू कोर्ट के अंदर जो मजदूरी की हो पर उनको पैसा ना मिलता हो, ये सारे रेवेन्यू रिलेटेड जितने भी केस होते हैं वो सारे इसमें जाते हैं। District Judge. The appointment and promotion of any individual to the post of a district judge is done by the governor of the respective state in consultation with the high court of this state. ठीक है, अब डिस्ट्रिक्ट जज का पोस्ट और या प्रमोशन कैसे होता है? तो वो पर्टिकुलर स्टेट के जो गवर्नर होते हैं वो हाई कोर्ट के साथ मिलके इनको अपॉइंट करते हैं। क्वालिफिकेशंस क्या होती है? अ पर्सन बीइंग अपॉइंटेड एज अ डिस्ट्रिक्ट जज शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। शुड पजेस अ प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट फॉर एटलीस्ट 7 years। ठीक है, एडवोकेट यानी वकील की उनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए तकरीबन 7 साल की एटलीस्ट। An official in the judiciary of earlier the state or the central government too is eligible to be appointed as the judge of district court। जुडिशरी के कोई ऑफिसर होता है, ठीक है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के, उनको भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज अपॉइंट कर सकते हैं। All the other judge
other than the district judge are appointed by the governor or the high court in consultation with the state public service commission in accordance with the rules framed by the constitution. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अलावा बाकी सारे कोर्ट के जो जज होते हैं उनको गवर्नर या फिर हाई कोर्ट जो होते हैं वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ कंसल्ट करके यानी कि बातचीत करने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरीके की प्रोसेस बताई होती है उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करते हैं. The judge who handle the civil suits is called the district judge and the judge who handle the criminal case is called session judge. अब ये बहुत समझने वाली बात है कि जो सिविल केस को संभालते हैं उनको डिस्ट्रिक्ट जज बोला जाता है, बट जो क्रिमिनल केस को संभालते हैं उनको सेशन जज बोला जाता है. A district court hears the petition challenging the judgment of the lower courts under it. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उनके पिटिशंस को चैलेंज करते हैं, उनको सुनते हैं जो लोअर कोर्ट पे पहले से बात हो चुकी होती है या डिसीजंस आ चुके होते हैं. All the civil suits of rupee 1 lakh or more either by the government or against the government are carried out in the district civil court. सिविल कोर्ट के अंदर 1 लाख या उससे ज्यादा की कोई भी कंप्लेन होती है तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकती है. ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट की हो या गवर्नमेंट के खिलाफ, वो दोनों ही चीजें सिविल कोर्ट में जाएगी. The judge of the district court has the power to run the cases of the marriage, divorce, alimony, reforms and the case of parental custody. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास ये हक होता है कि वो मैरिज को लेके, डाइवर्स को लेके, एलिमनी को लेके, एलिमनी यानी कि जो डाइवर्स के बाद पैसे होते हैं, कितने पैसे देने हैं, वो सारी चीजों को लेके, या फिर रिफॉर्म्स को लेके, कोई के लॉस को लेके, या फिर पेरेंटल कस्टडी, डाइवर्स के बाद बच्चे की कस्टडी किसको मिलेगी, ये सारे केसेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर परफॉर्म हो सकते हैं. द क्रिमिनल कोर्ट इंक्लूड सेशन कोर्ट. ठीक है, जो क्रिमिनल कोर्ट होती है उनको सेशन कोर्ट भी बोला जाता है, सेशन जज भी बोला जाता है. उनके जो जज होते हैं उनको फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट, सेकंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट, मामलतदार एंड एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कोर्ट. दिस कोर्ट हैव द पावर टू गिव पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजमेंट ऑफ रेंजिंग 3 to 10 years एंड द पेनल्टी ऑफ अप टू 5,000 और मोर. ठीक है, इनके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है सेशन कोर्ट के अंदर? फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट, सेकेंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट, मामलतदार एंड एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कोर्ट. ये सारे कोर्ट के नाम है, ये सारे सेशन कोर्ट के अंदर इंक्लूड होती है. इनके पास कितना पावर होता है कि ये 3 से 10 साल की जेल की सजा सुना सकते हैं और 5,000 या उससे ज्यादा की पेनल्टी सुना सकते हैं. इन केस ऑफ अ मर्डर द कोर्ट हैज गिव कैपिटल पनिशमेंट, लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट एंड लाइफ सेंटेंस. अगर मर्डर जैसा कोई केस होता है तो वहां पर एक कैपिटल पनिशमेंट यानी कि जुर्माना, जो पेनल्टी होती है वो देने की, और आजीवन सजा दे सकते हैं जेल की. अपार्ट फ्रॉम दिस इन अ डिस्ट्रिक्ट देयर आर स्मॉल कॉज कोर्ट एंड फैमिली कोर्ट टू. ठीक है, उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर स्मॉल कोर्ट कोर्ट और फैमिली कोर्ट भी होता है. स्मॉल कोर्ट कोर्ट क्या होता है, यानी कि जो छोटे केस के लिए होता है, एकदम छोटे एरिया वाइज केस के लिए, उनके लिए, या फैमिली रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है प्रॉपर्टी को लेके, ये सारी चीजों के लेके, तो फैमिली कोर्ट भी होती है. फॉर द केस प्रिटेंडिंग टू लैंड रेवेन्यू देयर इज अ रेवेन्यू कोर्ट. अगर लैंड रेवेन्यू को लेके कोई भी मेजर प्रॉब्लम है तो रेवेन्यू कोर्ट ऑलरेडी बनाई हुई होती है. एंड द डिस्प्यूट ऑफ लेबरर्स एंड द लेबर कोर्ट अलोंग विद अदर ट्रिब्यूनल्स. ठीक है, लेबर कोर्ट भी होती है मजदूरों के लिए. ठीक है, जो मजदूरों की प्रॉब्लम होती है उनके लिए लेबर कोर्ट होती है, और अदर ट्रिब्यूनल कोर्ट्स भी होती है. एज पर एग्जांपल अ ट्रिब्यूनल फॉर कंपेंसिंग व्हीकल एक्सीडेंट एंड द protection of service and other right of the teacher and professor. There is a Gujarat Educational Organization Service Tribunal, tribunal for recovering debt for the protection of consumer rights protection forum. ठीक है, अब अलग अलग लोगों की बात करते हैं. जैसे कि कोई प्रोफेशन वाले हैं, ठीक है, व्हीकल एक्सीडेंट वगैरह होता है तो उनके लिए ट्रिब्यूनल कोर्ट होती है. वैसे ही अगर टीचर, प्रोफेसर, इन सब के हक की बात होती है तो उसके लिए गुजरात एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन सर्विस ट्रिब्यूनल कोर्ट अलग से जो सिर्फ इनकी बातें सुनती है. उसके अलावा कंज्यूमर के हकों के लिए कंज्यूमर कोर्ट होती है. वो कंज्यूमर यानी ग्राहक के बारे में सारी चीजें करती है. दिस ट्रिब्यूनल फंक्शन लाइक अ कोर्ट एंड हेल्प द केस फेयर द पिटिशनर रिकवर देयर लॉसेस एंड रिसीव कॉम्पेंसेशन. कंज्यूमर कोर्ट में क्या होता है कि ये भी कंज्यूमर की सारी बातें सुनते हैं और उनको बाद में क्या किया जाता है, रिकवरी मिलती है या कॉम्पेंसेशन मिलता है. इन ईच डिस्ट्रिक्ट देयर इज अ फास्ट ट्रैक कोर्ट व्हिच कैन ऑब्जेक्टिव टू रन केस फास्टर. फास्ट ट्रैक कोर्ट जो होती है हर डिस्ट्रिक्ट में, उनका काम होता है कि जो भी केस होता है वो एकदम फास्ट तरीके से सॉल्व किया जाए. फॉर हियरिंग द केस ऑफ पोटा देयर इज अ पोटा कोर्ट इन गुजरात. पोटा रिलेटेड कोई भी केस होता है तो उसके लिए पोटा कोर्ट बनाई गई है. All these courts have gathered importance of decentralizing their administration and function independently, firmly and lawfully. People have started talking all the benefit and have become aware. ये सारी कोर्ट्स को इस तरीके से मैनेज किया होता है कि सारी पावर डिसेंट्रलाइज हो जाती है,
सब कोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा लोड नहीं आता है, सारे लोगों के लिए अलग अलग कोर्ट होती है, उनके केस के अकॉर्डिंग वो अलग अलग कोर्ट्स में जा सकते हैं। ये सारी चीजें इंडिपेंडेंटली काम करती है और लॉफुली यानी कि लॉ के अकॉर्डिंग काम करती है। धीरे धीरे लोगों को ये सारी चीजों के बेनिफिट समझ में आ रहे हैं और वो अवेयर हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लोक अदालत। गुजरात स्टेट इज द फर्स्ट स्टार्ट लोक अदालत टू प्रोवाइड स्पीडी एंड इकोनॉमिकल जस्टिस टू द पुअर वीक एंड एक्सप्लोरेट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। गुजरात स्टेट ऐसा पहला स्टेट है जिसने लोक अदालत शुरू की थी। इनका काम होता है एकदम स्पीड में और इकोनॉमिकल जस्टिस मिलेगा। किसको मिलेगा? जो पुअर हो गए, जो गरीब है, जो सोसाइटी में पीछे रह गए, उन लोगों के लिए। अंडर दिस कोड द कोर्ट प्रोवाइड फ्री सपोर्ट एंड गाइडेंस थ्रू लीगल एड सर्विस सेंटर। ठीक है, इसके अंदर कोर्ट जो होती है वो फ्री सपोर्ट करती है, आपको गाइडेंस देती है लीगल एड सर्विस सेंटर के अकॉर्डिंग। सिचुएटेड इन अहमदाबाद, और ये पूरा जो है वो अहमदाबाद के अंदर सिचुएट किया गया है गुजरात का। लोक अदालत फंक्शन वॉलंटियरिंग इवन ऑन संडेज एंड हॉलीडेज एट द डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका हेडक्वार्टर एज पर द कन्वीनियंस ऑफ द पिटिशन। ठीक है, जो लोक अदालत होती है वो संडे के दिन भी चालू रहती है, संडे के दिन भी काम करती है और हॉलीडे के दिन भी चालू रहती है अगर हेडक्वार्टर से उनको परमिशन मिलती है। The Lok Adalat generally hear the case of accident and related to compensation, divorce, alimony, general debts, पर्सनल कंप्लेंट, पुलिस कंप्लेंट एक्सेट्रा। लोक अदालत के अंदर एक्सीडेंट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई, कॉम्पेंसेशन की कोई प्रॉब्लम हो गई, डाइवर्स, एलिमनी, जनरल कर्जा हो गया जो ब्याज पे पैसे लेते हैं, वो सारी चीजें, पर्सनल कंप्लेन होती है, वो पुलिस कंप्लेन होती है, वो सारी चीजें यहाँ पर सुनवाई होती है। लोक अदालत कंसिस्ट ऑफ एडवोकेट, सोशल वर्कर, एजुकेशनलिस्ट, रेप्यूटेड सिटीजन, बिजनेसमैन, पुलिस ऑफिसर, इंश्योरेंस ऑफिसर, जज एंड द जुडिशियल ऑफिसर। ये सारे लोग जो होते हैं बड़े बड़े, ये सब लोग लोक अदालत के अंदर इंक्लूड होते हैं। Here cases are settled amicably such that both the parties are satisfied. यहाँ पर ज्यादातर लोक अदालत में किसी को पनिशमेंट नहीं देते, बट इस तरीके से केस सॉल्व करते हैं जहां पर हम बोलते हैं कि ये सेटलमेंट करवाते हैं। ठीक है, कि भाई आप भी समझो, आप भी समझो, और दोनों को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। द केस फॉट इन द लोक अदालत आर नेदर वॉन नॉर लॉस। लोक अदालत के अंदर ना कोई केस जीतता है ना कोई केस हारता है, यहाँ पर सेटलमेंट होती है। लोक अदालत सेव टाइम एंड मनी। लोक अदालत जो है वो टाइम और मनी दोनों बचाता है। मैनी पेंडिंग केसेस आर सॉल्व, और जितने भी पेंडिंग केस होते हैं वो लोक अदालत की मदद से जल्दी से सॉल्व हो जाते हैं। All the judgment of the Lok Adalat are backed by the law, therefore the Lok Adalat have become a center of attraction. लोक अदालत में जितने भी काम होते हैं वो सारे हमारे लॉ के अकॉर्डिंग ही होते हैं, इसीलिए लोक अदालत एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुका है। लास्ट हमारा टॉपिक है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। कैसे हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज केप्ट द जुडिशरी इंडिपेंडेंट, फर्म एंड फियरलेस फ्रॉम द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन, फॉर द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल इक्वलिटी एंड प्रोवाइडिंग जस्टिस। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सोच समझ के जुडिशरी को बहुत इंडिपेंडेंट रखा है, फियरलेस रखा है, जो किसी से डरे नहीं लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के सामने। क्यों? क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को संभाल सके, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और हर तरीके से इक्वालिटी कर सके और हमको सारे न्याय मिले। The judiciary should not be inclined or biased toward the government. जुडिशरी कभी भी बायस नहीं हो सकती गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट के खिलाफ कोई केस आया है तो मैं गवर्नमेंट के फेवर में ही आंसर दूंगी, ऐसा नहीं होता है। जुडिशरी जो होते हैं वो कोई भी बायसनेस नहीं रखती है। द टर्म्स एंड कंडीशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, द अपॉइंटमेंट प्रोसेस, पे सेल्स, ट्रांसफर, प्रमोशन, रिटायरमेंट एक्सेट्रा इज टेकन केयर बाय द एग्जीक्यूटिव एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। किस तरीके से जुडिशरी परफॉर्म करेगी, रिटायरमेंट, जजेस, उनके ट्रांसफर, उनके प्रमोशंस, उनकी रिटायरमेंट, हर एक चीज कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही होती है और एग्जीक्यूटिव इसके ऊपर ध्यान रखते हैं। The judges are appointed for the specific period of time. जजेस जो होते हैं वो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम तक होते हैं, रिटायरमेंट के बाद वो कहीं पर भी जज रह सकते नहीं है। The executive cannot remove any of the judges due to their will or any political pressure. एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं वो कोई भी जज को निकाल नहीं सकते, अगर हाँ जब तक वो गिल्टी है तो निकाल सकते हो, बट ऐसे ही कोई पॉलिटिकल लीडर तुम्हें बोलेगा इन जज को निकाल दो तो तुम ऐसे कोई भी निकाल सकते नहीं हो। द पे स्केल, द टर्म ऑफ सर्विस, प्रमोशन, ट्रांसफर, बेनिफिट ऑफ प्रमोशन, पेंशन फंड ऑफ द जजेस कैन नॉट बी ऑल्टर्ड। ठीक है, जो भी सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीजें होगी, कोई भी चीज को तुम ऑल्टर नहीं कर सकते कि नहीं यार मैं इसको ट्रांसफर नहीं दूंगा, मैं इसको सैलरी बढ़ा देता हूँ, इस तरीके की कोई भी चीजें होती नहीं है। ड्यूरिंग द टर्म ऑफ सर्विस ऑफ द जजेस एनी ऑफ देयर बिहेवियर और देयर जजमेंट कैन नॉट बी डिस्कस्ड और क्रिटिसाइज्ड, रिव्यूड इन द पार्लियामेंट ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। जज ने किस तरीके से डिसीजन किया था उनके बिहेवियर के ऊपर कोई भी तरीके की तुम टिप्पणी या चर्चा लेजिस्लेटिव असेंबली में या पार्लियामेंट के अंदर नहीं कर सकते। The judges after their retirement cannot carry out their practice in any of the court. एक बार रिटायर होने के बाद जज को पेंशन वगैरह सारी चीजें मिलती है,
जब उनकी जरूरत होती है तो उनसे सजेशन भी मांगे जाते हैं, बट वो कोई भी कोर्ट के अंदर कोई काम कर सकते नहीं है। द पर्पस इज टू एम्पावर द जजेस टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज fearlessly, honestly, self-reliantly and independently and firmly so the judge can impart true, ट्रांसपेरेंट एंड क्विक जस्टिस। जजेस को इस तरीके से ड्यूटी संभाल समझाई जाती है कि आप फियरलेस रहो, आप किसी को भी प्रेशर में काम नहीं कर सकते हो, आपको ऑनेस्ट रहना है, इंडिपेंडेंट रहना है, और आपको जो भी जजमेंट है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, यानी कि लोगों अगर पूछे तो उसके सामने आपका जवाब होना चाहिए, और क्विक जस्टिस होना चाहिए, यानी कि बहुत लंबा केस चलना चाहिए नहीं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन द जुडिशरी एज इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल, यूनिफॉर्म प्लेस, और इसीलिए हमारे संविधान ने जुडिशरी को एक इंडिपेंडेंट, एक इम्पार्शियल, एक यूनिफॉर्म प्लेस दी हुई है। The case of public welfare, the question of public welfare or important problem of pertaining to public welfare can be written on the simple postcard or an ordinary letter to the Supreme Court। ठीक है, पब्लिक वेलफेयर के बारे में है कि लोगों की भलाई के बारे में, लोगों के भलाई के सामने अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप रिटर्न के अंदर सिंपल पोस्ट कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इन अ पास्ट द सुप्रीम कोर्ट हैज ट्रीटेड सच मैटर एज पिटिशन एंड हैज गिवन ट्रेंड सेटिंग जजमेंट। पहले भी ऐसी चीजें हुई है जहां पर एक रिटर्न लेटर में सुप्रीम कोर्ट के पास कोई बात आती है और जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने पूरा जजमेंट भी दिया हुआ है। दिस हैज प्रूव्ड द विजिलेंस ऑफ द जुडिशरी इन द पब्लिक, और ये प्रूव करता है कि जुडिशरी जो है वो पब्लिक के लिए काम करते हैं। एट प्रेजेंट देयर आर अबाउट 3.5 करोड़ पेंडिंग केसेस इन अवर जुडिशरी। आज के टाइम पे तकरीबन जुडिशरी के अंदर 3.5 करोड़ केस हमारे पेंडिंग है। इनसफिशिएंट नंबर ऑफ कोर्ट जजेस एंड स्टाफ इन द रीजन इन द डिले इन जस्टिस। रीजन है कि हमारे पे कोर्ट बहुत कम है, जजेस कम है, स्टाफ कम है, जिसकी वजह से जस्टिस में डिले हो रहा है। द प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अंडरटेकन द टास्क ऑफ रिफ्रेमिंग 1,500 ओल्ड एंड इररिलेवेंट लॉस। ठीक है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट इसके अंदर काम कर रहे हैं कि वो तकरीबन 1,000 या 1,500 जितने लॉस के अंदर चेंजेस कर रहे हैं और जितना हो सके उतना स्पीडी जजमेंट प्रोसेस को बढ़ा रहे हैं। ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। आप बताइए आपको वीडियो कैसा लग रहा है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बने रहिए अंकित क्लासरूम के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।